देखने की हिम्मत वही लोग करते हैं जिनमें उन्हें पूरा करने का जज्बा होता है। योर मनी अगर आपको अपने सपनों से रूबरू कराता है तो उन्हें पूरा करने के लिए सही राह भी दिखाता है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज हमारे मेहमान है रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। योर मनी को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक अहम खबर यहाँ पे आपको बता दें कि डिपॉजिट दरें जो है वो घटा दी गई हैं। देश के दो बड़े बैंक HDFC बैंक और ICICI बैंक ने चुनिंदा डिपॉजिट रेट्स में 1/4 से आधे % तक की कटौती कर दी है। ICICI बैंक में अब 390 दिनों से लेकर 2 साल तक के डिपॉजिट पर सालाना 0.9% ही ब्याज मिलेगा, जो कि पहले 9% था। नया रेट 28 नवंबर से लागू हो गया है। उधर HDFC बैंक में पहले के मुकाबले अब 44 दिनों से 1 साल तक के डिपॉजिट्स पर सालाना 0.25% से आधे % कम ब्याज मिलेगा। नया बदलाव 1 दिसंबर से लागू हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब योर मनी की शुरुआत करते हैं, जहां पे आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल हॉलीडेज को लेकर। आई एम श्योर हर किसी का प्लान होता है, हर किसी का सपना होता है लाइफ में हर साल इंटरनेशनल हॉलीडे पर जाने का, लेकिन क्या आप इंटरनेशनल हॉलीडे अफोर्ड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वो क्या निवेश है जो आपको करना चाहिए, पैसे आप कैसे इकट्ठा करेंगे? अब बात करते हैं हर्ष से इसी पर। हर्ष, रिटायरमेंट और बेटी की पढ़ाई और शादी, इस तरह की गोल्स तो हम अक्सर लाइन अप कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के जो शॉर्ट टर्म गोल्स आते हैं, एस्पिरेशनल गोल्स आते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए सबसे पहले तो एक तो मार्क डाउन करना पड़ेगा कि हाँ ये हमारा एक गोल है, उसे एक गोल की तरह देखना होगा, और दूसरा उसके लिए आपको निवेश भी वैसे शुरू करना होगा। तो सबसे पहले इंटरनेशनल हॉलीडे अगर किसी का कोई गोल हो तो अप्रोच क्या होनी चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए? वेल कविता, अगर हम बात कर रहे हैं एक हॉलीडे के लिए, एक रिक्रिएशन या एंटरटेनमेंट के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का। एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं कि ये क्यों जरूरी है। अगर हम कमाते हैं तो हमारा हक बनता है कि वो पैसे हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज करें, हमारे फ्यूचर के लिए भी सेव करें। सो उसका एक बैलेंस होना जरूरी है। कई बार हम कई निवेशकों से मिलते हैं जो एक ऑप्शन होता है कि वो सिर्फ फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। सो वो फ्यूचर में भी फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, तो वो खाली सेविंग्स में चले जाते हैं और वो एंजॉय नहीं कर पाते अपने पैसे। एक दूसरे एंड पे हमारे पास कई लोग आते हैं जो सेव करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते, दे लिव इन द मोमेंट। तो जो है आज ही है, तो वो भी गलत है। सो आपको एक बैलेंस रखना है। तो यहाँ पे जो आपने टॉपिक छेड़ा है वो है कि फाइनेंशियल प्लानिंग आप एक गोल समझ के अगर इंटरनेशनल हॉलीडे का भी कर रहे हैं तो उसमें आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ निवेश करने की बात नहीं होती, वो अपने पैसों को सही तरीके से यूज करने की होती है। सो अगर हम बात करें इंटरनेशनल हॉलीडे की या डोमेस्टिक हॉलीडे फॉर दैट इंस्टेंस, तो आपको एक गोल तो ऑब्वियसली बनाना है। आपको ये देखना है कि अगर मुझे हॉलीडे लेनी है तो मैं कौन सी डेस्टिनेशन जाना चाहता हूँ और एक लगभग कॉस्ट क्या आएगा। तो ये एस्टिमेशंस आपको टूर ट्रैवल एजेंसीज होती है वो आपको दे देती हैं, या एक प्री पैकेज जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो लार्ज ट्रैवल एजेंसीज है उनके पास ऑलरेडी वेबसाइट पे डाले हुए होते हैं, काफी ट्रेंड में है आजकल। एब्सोल्युटली। तो आपको एक सेंस आ जाएगा कि आपको एक खर्चा लगभग कितना लगने वाला है। आपको सेकंड चीज क्या करनी है कि आपको देखनी है कि जो कॉस्ट है वो अगर आप करंटली आपको वो अफोर्ड कर सकते हैं आउट ऑफ योर कॉर्पस, और आपने इमरजेंसी के बना रखे हैं, आपने बाकी सारे गोल्स अपने अगर अरेंज कर रखे हैं तो आप तुरंत लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फ्यूचर में लेना चाहते हैं तो आपको सेविंग्स उसके लिए करना होगा। सपोज आप उसे प्लान करते हैं कि मैं 5 साल बाद लेने वाला हूँ, तो 5 साल तक आपको वैसे निवेश करने होंगे जिसमें आपको वो पैसे मिल सके और वो ग्रो भी कर सके। क्योंकि एक जो रिस्क आप जब कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं तो देखिए एयरफेयर जो है वो कांस्टेंट होता है। एग्जैक्टली। वो आपको मालूम है। बाकी जो चीजें हैं वो वेरिएबल होती है इंडिविजुअल की खुद की प्रेफरेंसेस के बेसिस पे। आप कौन से किस तरह के अकोमोडेशन में रहते हैं, तो एक ही जगह पे आपको वेरिएशंस मिल जाएंगे। सो वो बजट एस्टिमेशन आपको खुद अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से करना है। ऑप्शंस हॉस्टल के भी होते हैं और 7 स्टार होटल्स के भी होते हैं। सो ये सारे एस्टिमेशन आप जब अपने कॉस्ट में लेते हैं, फिर एक इन्फ्लेशन ऑफ कॉस्ट लेंगे कि आज ये है और अगर आप 5 साल बाद जाने वाले हैं तो उसका कॉस्टिंग क्या होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है एक्सचेंज रेट। हम एक उदाहरण ले, अगर 1 या 1.5 साल पहले अगर कोई लंदन जाना चाह रहा था तो पाउंड और जो एक्सचेंज रेट था वो था 85 रुपीज, और आज अगर हम बात करते हैं तो दैट इज अराउंड 98 रुपीज के आसपास है। तो 15% कॉस्ट तो आपका सिर्फ एक्सचेंज रेट के की वजह से ही आपका कॉस्ट बढ़ गया है। Exactly. प्लस हमने इन्फ्लेशन लिया ही नहीं है। सो ये चीजें आपको थोड़ी अपनी बजटिंग के टाइम पे ही इनकॉर्पोरेट करनी होगी। एक इसका जो एक्सचेंज रेट का जो रिस्क है वो अगर आप मिटिगेट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ट्रैवल के बेसिस पे तो आपको करेंसी हेज करेंगे नहीं कि अगर आप हॉलीडेज पे जा रहे हैं तो उसके लिए आप करेंसी मैकेनिज्म में करेंसी डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेट करें, वो बात नहीं है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि आप अगर इन दिस केस अगर लंदन जा रहे हैं तो आपको पाउंड की जरूरत है,
तो आप रेगुलरली अभी से आप थोड़े थोड़े पाउंड्स खरीदने लग जाए। सो एटलीस्ट, क्योंकि जब आपको 100 पाउंड खर्चा करना है तो आपको 100 पाउंड करना है। वो आपने 85 में खरीदा है कि 98 में, दैट डजंट मैटर। सो ये चीज आप थोड़ा थोड़ा अपने पोर्टफोलियो तो नहीं कह सकते, लेकिन आप थोड़ा खरीदना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको खर्चा करना है। एक चीज अगेन, आप एक्सचेंज रेट जो डिफरेंसेस है वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो ये है कि अगर आप यूके जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, तो आप डॉलर ना खरीदें, क्योंकि आप इंडियन रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, उसमें आपको जो चार्ज लगता है, फिर डॉलर से आप पाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो वापस आपको चार्ज लगता है। जितना हो सके आपको लोकल करेंसी लेके जानी चाहिए जो भी कंट्री में जा रहे हैं। सो ये छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही यहाँ पर आपकी जो डेस्टिनेशन सिलेक्शन है उसमें भी आप शुरुआत में जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा, उन्हें ऑप्ट किया जा सकता है। उसके बाद अगर कोई महंगी डेस्टिनेशन पर आपको जाना है तो उसके लिए आप बचत की शुरुआत कर सकते हैं, या अलग से आप निवेश भी कर सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली। एक्चुअली आप अगर हॉलिडे का सोच रहे हैं तो दो तरीके हैं। एक है कि आप पहले डेस्टिनेशन फाइनल करते हैं और फिर उसके कॉस्ट पता करते हैं, जो हमने अभी बात की। दूसरा तरीका यह है कि आप अपना बजट देखते हैं और फिर उस हिसाब से डेस्टिनेशन चूज करते हैं। सो अगर आपका बजट कम है तो शायद आप एशिया में ही जाना चाहेंगे, समवेयर क्लोजर टू इंडिया। और अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप इंटरनेशनल क्या यूरोप या यूएस वगैरह का भी ट्रिप आप करने की सोच सकते हैं। तो तरीके दो हैं। जहां पे हम बात कर रहे हैं कि तुरंत करना है वो तो आपके पास अवेलेबिलिटी है। अगर आगे करना है तो आपको निवेश करना होगा, वो पैसे आपको जमा करने शुरू करने होंगे एज अ गोल। जैसे आप रिटायरमेंट के लिए सेव करते हैं तो उसी प्रकार आपको एक गोल बना के आप इसके लिए सेव कर सकते हैं, आपके इंटरनेशनल हॉलीडेज के लिए। तो वहां पे वही कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। अगर शॉर्ट टर्म है तो आप इक्विटीज में नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म है तो आपको इक्विटीज करना जरूरी रहेगा। तो आप क्योंकि आप ग्रोथ मैच कर पाएंगे। और इक्विटीज में अगर आप निवेश करते भी हैं तो इसमें अगर कोई मार्केट फ्लक्चुएशंस भी होता है तो इतना इट मे नॉट बी अ वेरी बैड थिंग टू डू, क्योंकि फिर आप अपना बजट वैसे ही कट डाउन करके होटल्स डाउनग्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम एयरफेयर्स को छोड़ दे, बाकी ट्रिप के एक्सपेंसेस और साथ में वहाँ पे अकोमोडेशन के एक्सपेंस अपने बजट के हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमने 5 साल के एग्जाम्पल के तौर पर बात की है, लेकिन लोगों को हर साल बाहर जाना होता है, उसके लिए किस तरह की निवेश रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, अगर आपको हर साल जाना है, आप अपनी इनकम में से अफोर्ड कर सकते हैं, तब आप प्लान करते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो देन आपको आपकी वो इच्छा भी कर्ब करनी होगी। अगर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, देयर इज नो क्राइम इन इट। तो आप डोमेस्टिक हॉलीडेज देख सकते हैं। आप अपने फैमिली के साथ एक गेट अवे चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इंडिया के बाहर ही जाना है। तो बेसिकली वापस रीइंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का। फाइनेंशियल प्लानिंग यही कॉन्सेप्ट है कि वो आपको हर चीज करने की एक बजट बना देते हैं और आजादी देते हैं, ताकि जब आप करते हैं वो चीज आपको गिल्टी फील नहीं होता। बिल्कुल। कि आपने हॉलिडे के लिए सेव किया था, हॉलिडे के लिए पर्पस के लिए आपने गोल बनाया था और उसमें आप अभी स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको गिल्टी फील नहीं होता, क्योंकि आपने पहले से डिटरमाइन कर रखा था। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हाँ जी, तो यानी सपने सारे पूरे हो सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड अपनी अप्रोच को यहाँ पे रखना होगा। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है अपनी डेस्टिनेशन को लेकर, अपने हॉलीडेज को लेकर, आप जानना चाहते हैं कि आप कहाँ पैसे बचा सकते हैं, अगर आपका गोल लाइंड अप है कि आपको इतने सालों में यहाँ जाना है, तो हम आपको वहां पहुंचा सकते हैं। इनफैक्ट आपको किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए अपने इस गोल को लेकर, हम कर सकते हैं आपकी मदद। अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें mf@moneycontrol.com पर आप जरूर भेज दीजिए। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहे हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। अब हम शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। मेरे साथ बने हुए हैं हर्षवर्धन रुंगटा। केतन ने अपना सवाल हमें भेजा है। हमारे साथ फोन लाइन पे केतन है। केतन नमस्कार, बताएं कहां से बोल रहे हैं और आप क्या करते हैं, आपका सवाल क्या है? मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। ओके। एक IT फर्म में जॉब करता हूँ। रिसेंटली मैंने एक होम लोन SBI से लिया है 20 लाख का, जिसका टर्म है 20 ईयर्स। और मुझे उस टर्म को कवर भी करना था लोन। तो बैंक ने मुझे सजेस्ट किया कि एक लोन इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। ओके। तो जिसका प्रीमियम आ रहा है आसपास 7,200 के आसपास, और वो मुझे सिर्फ 5 साल तक पे करना है, और उसके बाद तक जितना आउटस्टैंडिंग अगर बैलेंस होता है तो उतना ही उनको कवर आएगा। और मैंने इसके बारे में सोचा भी था, और प्लस मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर कुछ
एडिशनल टर्म प्लान भी है इसके अगेंस्ट, तो वो भी ले सकते हैं। तो मैंने उसे तो फिलहाल कुछ टाइम लिया हुआ है, और SBI ई शील्ड के बारे में मैं सोच रहा था, जिसका कवर आ रहा है मुझे 50 लाख 30 इयर्स के लिए, प्रीमियम आएगा 5833 का। और इससे थोड़ा कम प्रीमियम का है, एक मैक्स लाइफ का बेसिक प्लान है, जिसका 3750 प्रीमियम आ रहा है 50 लाख 35 इयर्स तक का। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा, जैसे टर्म प्लान लेना अच्छा रहेगा या फिर लोन इंश्योरेंस लेना अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बताते हैं कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना सवाल योर मनी को भेजा। आपके सवाल के जरिए कई दर्शक होंगे जो जिनकी सेम दिक्कत होगी और उन्हें भी उनके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो हर्ष, यहाँ पे अपने लोन का इंश्योरेंस से कराना चाहते हैं, मेरे ख्याल से इनकी अप्रोच फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कैसी लगती है अगेंस्ट अ लोन? वेल एक्चुअली केतन, दिस इज ये आपने एकदम सही किया है कि आपकी जो लायबिलिटी है स्पेशली घर के लिए, तो आप उसे कवर करना चाहते हैं, तो विच इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि अगर आप नहीं रहे तो परिवार को जो है घर से कम बेघर नहीं किया जाएगा, और जो लोन अमाउंट है वो इंश्योरेंस पॉलिसी आपका पेमेंट कर देगी। अब आपने जो कंपैरिजन दिया है बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है बाकी सबके लिए भी। आपके टर्म इंश्योरेंस जो कवर होते हैं उसमें दो तरह के कवर्स आते हैं, एक है लोन कवर और दूसरा है लेवल टर्म कवर। जो अपना रेगुलर जो हम पॉलिसीज की बात करते हैं वो है लेवल टर्म कवर। उसका मीनिंग ये है कि जो भी आपका कवर होता है वो सेम अमाउंट रहता है फुल 30 इयर्स के लिए। तो इसीलिए वो लेवल टर्म है। दूसरा जो लोन कवर होते हैं वो इस प्रकार डिजाइन किए जाते हैं। अब इनके एग्जांपल में अगर हम देखें तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इन्होंने 20 लाख का लोन लिया है फॉर 20 इयर्स। फर्स्ट ईयर में इनका जो लोन आउटस्टैंडिंग है वो है 20 लाख। सेकेंड ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पूरा EMI भरेंगे वो रेगुलरली, सो सेकेंड ईयर में जो इनका लोन आउटस्टैंडिंग होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपना EMI भरा है 1 साल का। तो एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए नेक्स्ट ईयर में जो उनका लोन आउटस्टैंडिंग है वो 19 लाख हो जाता है, और थर्ड ईयर में वो फिर 18 लाख हो जाएगा, क्योंकि लोन कम होते रहता है आपका। राइट। तो लोन कवर पॉलिसी ऐसी डिजाइन की जाती है कि फर्स्ट ईयर में आपको जो कवर मिलेगा वो 20 लाख का होगा, क्योंकि आपका लोन भी आउटस्टैंडिंग 20 लाख है। सेकेंड ईयर में क्योंकि आपका लोन आउटस्टैंडिंग इज 19 लाख, आपका कवर भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस होकर 19 लाख हो जाएगा। सो इन केस एक बोरोवर की अगर सेकेंड ईयर में डेथ होती है तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलेगा वो 20 लाख नहीं मिलेगा, 19 लाख मिलेगा। कवर ऑटोमेटिकली कम होते रहता है, चुका चुके हैं आप। एब्सोल्युटली, जितना आपका लोन कम होते गया है उतना आपका सम इंश्योर्ड भी कम होते जाएगा। तो इसका ऑब्वियसली बेनिफिट आपको मिलता है। तो आप देखेंगे इसी एग्जांपल में इन्हें 7,200 रुपए भरने हैं सिर्फ 5 साल के लिए, लेकिन कवर इन्हें 20 इयर्स तक का मिलेगा और वो रिड्यूसिंग बेसिस पे होगा। लेकिन यहाँ पे इनका लोन इंश्योर्ड है, इनकी लाइफ इंश्योर्ड नहीं है। नो, लोन किस प्रकार इंश्योर करना है? बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहती है कि इन्हें इनका पैसा मिले वापस। अगर बोरोवर की डिमाइस हो जाती है तो इन्हें उनका पैसा वापस मिले। राइट। तो वो पैसा कौन देगा? तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं कि वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से लोन रीपेमेंट हो जाएगा अगर बोरोवर की डेथ हो जाती है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो इन्होंने पता किया है, वो SBI ई शील्ड की अगर बात करें, 50 लाख का कवर इन्हें 30 इयर्स के लिए मिल रहा है, जिसका प्रीमियम है 5833। सो अभी ऑप्शन है इनके पास कौन सा चूज करना। बैंक चाहती है कि बस इन केस ऑफ डिमाइस, इन केस ऑफ डेथ इन्हें उनका पैसा मिले। अब वो लोन कवर से मिले कि वो एक टर्म पॉलिसी से मिले या एंडोमेंट पॉलिसी से मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अगर ये सेफ्टी चाहते हैं और 50 लाख का कवर ये SBI की ई शील्ड पॉलिसी लेते हैं, और मान लीजिए फर्स्ट ईयर में अगर डिमाइस होती है, पॉलिसी लेते हैं, तो 50 लाख इंश्योरेंस कंपनी देगी, जिसमें 20 लाख आप लोन के लिए रीपे करते, 30 लाख फैमिली रख सकती है अपने पास उनके खर्चों के लिए। अगर 5th ईयर में अगर डिमाइस होती है तो भी जो कवरेज का जो इंश्योरेंस कवर मिलेगा वो है 50 लाख, और उन्हें बैंक का आउटस्टैंडिंग अगर मान लीजिए 15 लाख ही हुआ तो आपको 15 लाख बैंक को देना है, 35 लाख आप खुद रख सकते हैं। राइट। सो इस प्रकार अगर आप एक लेवल टर्म पॉलिसी लेते हैं तो आपका जो कवर का ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा हो गया, पूरा होता ही है, वो रिड्यूसिंग वाली लेने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे लेवल टर्म पॉलिसी मेरे ख्याल से आपको लेनी चाहिए केतन, और कोई और नाम आप इनको सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, SBI एंड मैक्स दोनों का अगर हम क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें तो 90% प्लस है, तो इन दोनों पॉलिसीज में से किसी का भी ले सकते हैं। सिर्फ एक चीज है, कभी बैंक इन्हें इंसिस्ट कर सकती है कि पॉलिसी आप की पेमेंट हमें मिले, आपके फैमिली को नहीं मिले, तो वो कैसे सिक्योर कर सकते हैं? तो ये चीज के लिए जब वो पॉलिसी ले ले तभी बैंक को असाइन कर सकते हैं पॉलिसी। तो इन केस ऑफ डिमाइस इंश्योरेंस कंपनी सीधा बैंक को पेमेंट करेगी, और अगर इनका 20 लाख आउटस्टैंडिंग है तो बैंक 20 लाख माइनस करके 30 लाख इनके फैमिली को वापस रिटर्न कर देगा। चलिए केतन, तो आपकी रिसर्च वर्क यहाँ पे काफी
काफी हद तक काम आई है। आपने जो 2 पॉलिसीज कंसिडर की हैं, जो भी आपके बजट को सूट करती है आप ले सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे हर्ष ने बताया कि आप पॉलिसी लेने के बाद सीधा बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दीजिए, ताकि इंश्योरेंस कंपनी सीधा जो है बैंक को ही अप्रोच करे और उन्हें पेमेंट करें। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब योर मनी से मिल गया होगा। इसी के साथ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहें। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं वैभव का सवाल। इन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपना सवाल पूछा है। 38 इयर्स के हैं और इनकी फैमिली में इनकी वाइफ और 2 बच्चे हैं। सालाना आय इनकी 5 लाख है। वैभव का सवाल ये है कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस और परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस इन्हें खरीदना है, कौन सी कंपनी बेहतर होगी? तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इंश्योरेंस का सवाल है यहाँ पर। क्या रिकमेंड करेंगे आप? फैमिली फ्लोटर? अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ ऑलमोस्ट सेम एज के हैं एंड जो बच्चे हैं वो यंग हैं, और अगर हम इनके इनकम देखें और बाकी जो सारी इनकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फुलफिल करनी है, तो फैमिली फ्लोटर डेफिनेटली एक ऑप्शन रहेगा जो ये कंसिडर कर सकते हैं। अब सम इंश्योर्ड कितना लेना चाहिए ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के हॉस्पिटल्स में एडमिट होंगे, उनकी सिटी में क्या खर्चे हैं। लेकिन इन एनी केस वैभव आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 5 लाख का सम इंश्योर्ड फ्लोटर बेसिस पे तो कम से कम लीजिएगा। अगर हो सके तो 10 लाख बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि 4 फैमिली मेंबर्स कवर्ड हैं और प्रीमियम बहुत ज्यादा आएगा नहीं आपके लिए। तो अगर 5 लाख मिनिमम रखिएगा, हो सके तो 10 लाख, बाकी आप ये डिसीजन जो है अपने सिटी में जो हॉस्पिटल्स हैं उसके बेसिस पे लीजिए। जो अगर पॉलिसी के नाम बतानी है तो आप टाटा AIG की मेडी प्राइम या तो अपोलो म्यूनिक की इजी हेल्थ, इन दोनों पॉलिसीज में से कोई भी एक ले सकते हैं। और इनमें फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फीचर वाइज अगर हम देखें तो दोनों पॉलिसीज के जो फीचर्स हैं वो सेम है। आपके कोई सब लिमिट्स नहीं है, कोई को ऑप्शन पेमेंट्स वगैरह नहीं है। सो आपके अगर विसिनिटी में टाटा AIG की अगर हॉस्पिटल्स के टाइप ज्यादा बेहतर है तो आप टाटा AIG लीजिए, अगर अपोलो का बेटर है तो अपोलो लीजिए। इन दोनों में से फीचर वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, वो आप कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की भी आपने बात की, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप उन कंपनीज में लीजिए जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा रहा है, विच इज 90% एंड अबव। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, बेसिकली एक प्रॉमिस है। एक इंश्योरेंस कंपनी आपसे वादा करती है कि अगर आप नहीं रहेंगे तो हम आपके परिवार को सम इंश्योर्ड देंगे। अगर कोई कंपनी अपने 90% कस्टमर प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर सकी है तो कोई सीरियसली गलत है। तो आपको अगर 90% एंड अबव क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिस कंपनी का है उसी में से आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। प्रीमियम शायद थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट इट इज स्टिल वर्थ इट। तो जो कंपनीज जो आप कंसिडर कर सकते हैं वो है ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, आप SBI या मैक्स लाइफ। इन 4 कंपनीज में से कोई भी कंपनी पिक करके आप अपनी पॉलिसी खरीद सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिए सारी डिटेल्स उसमें ऑनेस्टली डिस्क्लोज करिएगा, तो आपकी क्लेम के टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जल्द से जल्द अपने लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए, यही सलाह आपको योर मनी से दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। इसी के साथ हर्ष और योर मनी में इतना है, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें mf@moneycontrol.com पर भेज दीजिए। और साथ ही फेसबुक के हमारे पेज पर आप पुरानी एपिसोड्स के साथ साथ अपना सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं।